क्या हम भारतीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके सीरियस हैं? क्या हम इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं? जब पूरे विश्व में सभी राष्ट्र अपने अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सबसे बड़ा निवेश अपनी पूंजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं? जब हम अपने फोन में, अपने लैपटॉप में चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज करते हैं, तो क्या हम सिर्फ 7 समंदर पार वाले देश के लिए एक उपभोक्ता हैं? क्या हम उत्पादक बन सकते हैं? तो आज इस संवाद में हम यही जानेंगे। जी, मैं विशाल कुमार सिंह, आपका होस्ट। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। इनोवेशन सीरीज के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेथड्स, टेक्निक और उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एक दो ऐसे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी रुचि हासिल कर रखी है। हमारे समक्ष बैठे हैं हमारे पहले वक्ता डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव जी, जो कि हैं हेड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। फिर हमारे समक्ष हैं हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर राजीव सिंह जी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की ओर। देखते हैं हमारे पहले चरण में हमारे पास क्या है। हम पहले चरण में समझेंगे कि R&D की महत्व क्या है या किसी कंपनी को इससे लाभ क्या हो सकता है। तो मेरा पहला प्रश्न हमारे दोनों वक्ता से है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर सचिन जी कि R&D क्या है और ये कैसे कंपनियों के शोध, नवाचार और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। सी, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एंड विकास। ये कैसे हमारी सोसाइटी को हेल्प करेगी। तो इसके लिए हम लोग को जरूरी नहीं है कोई नई चीज इन्वेंट करें। हम आसपास में चीजों को देखकर डिस्कवर कर सकते हैं उन चीजों से कि कैसे हम जो अपनी सोसाइटी को हेल्पफुल हो, कैसे इसको ग्रो कराएं और किस तरीके से ये हमारी सोसाइटी को और अच्छे से हेल्प करे। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और स्टूडेंट्स को खासकर इसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जरूरी नहीं हर समय कुछ नई चीज खोजें, नई चीजें अपनी सराउंडिंग से फाइंड आउट करें। डॉक्टर राजीव जी, आपकी इसमें क्या राय है? हाँ, मेरा राय ये है कि हम सबसे पहले अपने आसपास, जैसे सचिन जी ने बताया, कि आसपास की चीज़ें देखें। चीज़ें मीन्स अपने आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले हम देखें। जैसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी अलोन खाली ट्रैफिक लाइट्स अच्छे होने से नहीं है। सिटीज का मतलब है उसमें सारी व्यवस्थाएं, लाइक आपका वाटर प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली चल रहा है, वाटर की क्वालिटी क्या है, इवन एयर क्वालिटी भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रैफिक को किस तरीके से हम, कंजेशन को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। इवन अगर हम विलेजेस में रहते हैं तो बहुत सारे, ये तो हो गए इस तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो ऑटोमेशन से रिलेटेड है। बट अगर हम सोसाइटी ऐसी विलेजर और रूरल एरिया में रहते हैं तो हम वहाँ पर आसपास इतने सारे मेडिसिनल यूज के प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जिनका यूज हम फर्दर कर सकते हैं। जैसे पतंजलि आपने देखा होगा कि उसने किस तरीके से ग्रो किया, और जिन प्रोडक्ट्स को हम पहले गांव में इंडिविजुअल कम्युनिटी यूज कर रही थी, उसको पूरा आम पब्लिक अब पैन इंडिया यूज कर पा रही है। हम एलोवेरा को पहले कहाँ यूज करते थे, इंडिविजुअल कुछ कम्युनिटी के लोग थे जो एलोवेरा यूज करते थे। अब आप देखें कि हर घर में हर बंदे को पता है कि एलोवेरा के क्या यूज हैं। तो ये सब रूरल एरिया से इस तरीके की इनोवेशंस, और उसको फिर एक प्रोसेस करके हम उससे उस प्रोडक्ट को कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लें। और उस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नज़रिया, अपना इनोवेशन, अपना डिज़ाइन थिंकिंग, अपना क्रिटिकल थिंकिंग, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके तब हम उस पर शोध करें। और उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इवन बहुत सारी गवर्नमेंट की फंडेड लेबोरेटरीज़ हैं जिनमें हम उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रियलाइज कर सकते हैं या उनको रियलाइज करने में हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद राजीव जी। R&D जैसा हम सबने समझा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, उसके फ्यूचर या उसके प्रेजेंट में होने वाले किसी भी टास्क या इवेंट को मेजर करने के लिए। चलिए इसी के साथ R&D के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले चरण की ओर प्रस्थान करते हैं। इस चरण में हम समझेंगे कि R&D के प्रसिद्ध विचार क्या है, R&D कैसे सदियों से अहम भूमिका निभाई आ रही है। मेरा प्रश्न है राजीव जी से कि क्या आप R&D के कुछ ऐसे प्रमुख नवाचार के बारे में बता सकते हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। जी जी जी, हाँ, जैसे हमने अभी देखा
2020 में इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस हुआ कोरोना के फॉर्म में, तो हमने उस समय नेसेसिटी थी कि कोई ऐसा वैक्सीन या ऐसा मेडिसिन बने जिससे कि आम पब्लिक को रिलीफ मिले। तो ओबियस उस समय हम लोगों ने एक वैक्सीन का ड्यूरेशंस थोड़ा सा कट शॉर्ट करके हमने वैक्सीन्स डेवलप की, और उससे देखो आप पूरे बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो कोरोना से बच पाए। तो इस तरीके के बहुत सारे इनोवेशंस हैं। हमने इससे पहले भी इतने सारे वैक्सीन्स हमारी डेवलप हुई हैं, बट वो लॉन्ग प्रोसेस था। बट ये वैक्सीन हमने कितने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारे भारतीयों ने इसको डेवलप किया। डिफरेंट वर्ल्ड में और भी कंपनीज ने किया, बट हमारे भी इंडिया में वैक्सीन डेवलप हुई। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम देखें इसी तरीके से जोमेटो हमारा आया, स्विगी आया, है ना। ये बहुत ही बड़े इनोवेशंस है, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस है, जिन्होंने पूरे मार्केट में को कैप्चर किया। तो हर R&D के पीछे ज़रूरी नहीं है कि हर इनोवेशन के पीछे रिसर्च करनी ही है। रिसर्च दूसरे टाइप की हो सकती है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब फूड साइंस, किसी की रुचि फूड साइंस में हो सकती है, किसी की रुचि बायोटेक्नोलॉजी में हो सकती है, किसी की रुचि लॉ में हो सकती है, किसी की मैनेजमेंट में हो सकती है, एग्रीकल्चर में हो सकती है, फार्मास्यूटिकल में हो सकती है। तो डिफरेंट डोमेन्स है। हमारा डिफरेंट इंडिविजुअल का अपना माइंडसेट है कि वो किस डोमेन में जाकर रिसर्च कर रहा है। अगर मैनेजमेंट का बंदा रिसर्च करेगा तो उस रिसर्च के फोटे थोड़ा सा क्वालिटेटिव या रिसर्च का होगा, तो वो रिसर्च थोड़ा दूसरे टाइप से होती है। उसमें मार्केट सर्वे होगा, ओपिनियन लेने पड़ेंगे आपको। अगर कोई एग्रीकल्चर का होगा तो वो अलग टाइप से रिसर्च करेगा, क्योंकि उसको हो सकता है सॉइल टेस्टिंग के ऊपर कुछ करना हो। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए डिफरेंट फैसिलिटी हमें अवेलेबल हैं, और बहुत सारी मशीनरीज हैं जिनको हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। उनसे हम उस सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं। इवन अगर हम नैनो मटेरियल की बात करें तो नैनो लैब्स भी हैं, जिसमें कि हम देखते हैं SAM, XRD, FTIR, इन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डायरेक्शन में स्कॉलर या वो बच्चा उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है कि मैं मटेरियल साइंस में रिसर्च करूं, तो वो रिसर्च का फोटे अलग है। अगर आपको ऑटोमेशन की तरफ आना है तो उसका फोटे अलग है ना। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू सर। R&D सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए भी उपयोग में आता है। इसी के साथ हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक छात्र और एक शिक्षक के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा की श्रेणी में कैसे अपना योगदान दे रहा है। तो श्रीवास्तव सर से मेरा ये प्रश्न है कि छात्र और शिक्षकों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या सीखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अगर एज ए प्रोफेसर अगर मुझे नहीं पता है कि मेरे किसी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, या सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, या हमारी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड एरोस्पेस है, तो ऑब्वियसली मेरे एग्जांपल्स भी उसी से रिलेटेड होंगे। हम लोगों ने एक बड़ा प्यारा सा मिशन किया था, मॉम्स मार्स ऑर्बिट मिशन, राइट। अगर आपको याद होगा तो क्या था उसमें स्पेशल? कुछ भी स्पेशल नहीं था, नासा ने ऑलरेडी वो कर दिया था। तो हमारे और उनके मिशन में क्या स्पेशल थी? कॉस्ट। उनकी कॉस्ट से लगभग 10 टाइम्स और मोर देन टाइम्स हम नीचे आके अपने मिशन को कंप्लीट किए। ये जरूरी है। अगर ये बात प्रोफेसर को नहीं पता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ मिशन, तब तक फिर हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि हमारा एम क्या था। हम ऑलरेडी चीजें कर रहे हैं। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आज पूरा वर्ल्ड जो है इस तरफ सोच रहा है कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम स्पेस टूरिज्म नाम की कोई चीज दे दें, स्पेस में जाके अर्थ को लोग जाके देख लें, नॉर्मल पीपल। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप इसको अगेन हम स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे कि बेटा यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कॉस्ट, नॉर्मल पीपल आपको ज्यादा पे नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसी चीजें इनोवेट करो कि कॉस्ट गिर जाए एकदम नीचे और वो मिशन सक्सेसफुल हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द परफॉर्मेंस, राइट। तो ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। प्रोफेसर वो गाइड करेगा स्टूडेंट अपनी चीजों को ऑब्जर्वेशन में, एज आई टोल्ड यू दैट, कि जब तक वो चीजों को समझेगा नहीं तब तक शायद सोच नहीं पाएगा, राइट। यस सर, थैंक यू सर। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट
इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, जैसा हम सब समझ रहे हैं। वक्त के साथ चीजों को कैसे हर आम इंसान के लिए मौजूद किया जाए, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दायित्व है। हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक छात्र के जीवन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या भूमिका है और वो कैसे उससे फायदा उठा सकता है। तो मेरा सवाल है डॉक्टर राजीव सिंह सर से कि एक छात्र अपने जीवन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मेथड्स या टूल्स को यूज करके कैसे अपना करियर बना सकता है या अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जी जी जी। आ, जैसे अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एआई मिशन लॉन्च किया है। ऐसे ही सिमिलर पैरेलल में एक और मिशन है जिसको कहते हैं क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। तो गवर्नमेंट अभी एजेंडा ये है कि किस तरीके से हम लोग क्योंकि वर्ल्ड वाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारे डोमेन्स को कैप्चर कर लिया है, तो क्या हम उस तरीके से अगर करियर बनाना चाहें कि एआई मिशन चल रहा है और अभी ये अगले 20 साल बिल्कुल ट्रैक पर रहेगा, क्वांटम मिशन भी ट्रैक पर रहेगा, तो दोनों मिशन बहुत बड़े बड़े बजट के 10,000 करोड़ से ऊपर का एआई मिशन है हमारा। इसी तरीके से अभी और भी एक मिशन जिसको कहते हैं ना एआई फॉर एजुकेशन, एक और मिशन है जो 500 करोड़ के आसपास का है, जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देंगे जो कि एआई से रिलेटेड होगा। इसी तरीके से दूसरा और भी एक है, जैसे अभी हमने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैब लैब्स इस्टेब्लिश की हैं 3, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम अपनी चिप मैन्युफैक्चर करेंगे जी, है ना। तो देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट के मिशन चल रहे हैं उस तरीके से बच्चा अपना करियर मैप देख सकता है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें पहले टीचर्स को उतना नॉलेज गेन करना पड़ेगा और जिससे कि वो बच्चों को उस पर अलर्ट कर सके। इवन अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में सब चीज़ें फ्लैश हो रही हैं और बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं। अभी स्कूल लेवल पे भी बच्चों को पता है कि उनके टीचर्स बता रहे हैं, प्रिंसिपल बता रहे हैं, स्पीकर्स बाहर से इनवाइटेड स्पीकर्स हैं वो भी ये सब जानकारी दे रहे हैं। तो जिस तरीके से जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है, हम अगर उसको अपना स्किल सेट बनाते हैं तो उस हिसाब से अपनी एजुकेशन लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस का ही ज़माना चल रहा है, आप सभी जगह देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एडमिशन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ हो रहे हैं। तो उसके पीछे यही है कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो एक टेक्निक है रैग, जिसको हम कह रहे हैं रिट्राइवल जनरेटिव इंफॉर्मेशन करके एक प्रोटोकॉल है बना है जो कि चैट जीपीटी के भी ऊपर आ गया है, जिसको कह रहे हैं कि चैट जीपीटी क्या है, जनरलाइज कंप्यूटिंग है, जनरलाइज्ड आंसर करता है आपके क्वेश्चंस के। पर अगर आप रैग को देखेंगे तो रैग कह रहा है कि पहले क्वेश्चंस की प्रॉम्प्ट इंप्रूव की जाए। तो जैसे फॉरेन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होने लगा है, स्टिल इन इंडिया देयर इज नो वेयर द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइंग टिल नाउ। तो हम विदेशी कल्चर्स को भी हमारा प्रोफेसर्स बच्चा जाने कि वो लोग अगर इस तरीके का कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बीटेक करा रहे हैं या ग्रेजुएशन करा रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट मीन्स क्वेश्चन पूछने की कला, क्योंकि हमने जनरल क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी हमें जनरल मिलेगा। तो रैग क्या कर रहा है, बीच में एक इंटरमीडिएट बन जा रहा है, वो आपके पूछे गए ह्यूमन क्वेश्चंस को पहले इंप्रूव कर रहा है और फिर जाके वो चैट जीपीटीज को इनपुट इन कर रहा है। तो जो वर्ल्ड है जनरेटिव एआई का, तो बच्चा इस तरीके का नॉलेज बच्चे को मिले तो बच्चा डिसाइड कर सकता है कि कल मुझे कहाँ और किस जगह पे करियर बनाना है। सिमिलरली इसी तरीके के इनोवेशंस, एडवांसमेंट, रिसर्च आपके बायोटेक्नोलॉजी में भी चल रही है, इस तरह की रिसर्च फार्मेसी में भी चल रही है, एरोस्पेस में भी इवन मैकेनिक्स, डायनामिक्स और ह्यूज इंटीग्रेशन ऑफ टू मैनी सेंसर्स टू मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल व्हेन फ्लाइंग। ड्रोन्स कितनी बड़ी दुनिया है। तो हमें उसी हिसाब से बच्चों को टीचर के बीच में डिस्कशंस हो, बातें हों, बच्चे को जानकारी मिले और वो अपना करियर मैप उस तरीके से प्लान करे। जी सर। जी, तो सचिन जी, इसमें आपकी क्या राय है कि एक छात्र कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है और उससे काम निकाल सकता है और अपना करियर स्टैब्लिश कर सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं
फ्रूट खरीदने के लिए या फिर वेजिटेबल खरीदने के लिए जो बाहर रहते हैं वो जरूर मार्केट जाते हैं, सब्जी मार्केट, राइट। और नॉर्मल वेदर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जाएंगे और खरीद के आ जाएंगे। लेकिन जब रेनी सीजन होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है 40+ डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में स्पेशली, तो उसमें क्या होता है, वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि जो उसका वेंडर है, जो बेच रहा है, जो सेलर है, वो बहुत रेयरली या तो किसी पेड़ की छांव में है या बहुत रेयरली उसको मिलता है। तो ये देखिए बहुत कॉमन सी चीज़ है, रोज हम फेस कर रहे हैं, राइट। अब एक स्टूडेंट एज ए इनोवेटर मेरे दिमाग में क्या चलेगा, यार इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक ऐसा अम्ब्रेला आप सोचिए जिसमें सोलर के हेल्प से वो लाइट ले रहा हो और चार्ज कर रहा हो, और वो एक तरह से अम्ब्रेला भी है, और जब गर्मी हो रही हो तो वो नीचे जो फैन वगैरह लगा है उससे वो चार्ज होकर फैन चले। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये ऑब्जर्वेशन हमारा, हम जो देख रहे होते हैं उससे हम चीजों को सोच के, ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन था। मैं आपको एक और बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम सभी लोग, सारे बच्चे जो भी आजकल के यंग है, बाइक चलाते हैं। समर में क्या फेस करते हैं, अगर हमारे पास पार्किंग नहीं है और हम नॉर्मल खड़ी कर दे गाड़ी, सीट पे बैठ नहीं सकते वापस आने के बाद। रेनी सीजन हो, अगर हमारे पास पार्किंग नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, फिर से आपने खड़ी की, भीग जाएगी, आप बैठ नहीं सकते। अब क्या सॉल्यूशन है इसका, सालों से देख रहे हैं। तो किसी एक ने क्या किया, तो सीट के अंदर फ्रेम लगा दिया और उसको मोटर से कनेक्ट कर दिया कि समर में जो कूलेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा फोम में, और वो जो भी सीट है ठंडी हो जाएगी सेंसर्स के थ्रू कि इतनी देर बाद वो कूल हो गया टेम्परेचर। दूसरा क्या किया, रेन सीजन में वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट किया वाटर और वो दूसरी जगह पे फेंक दिया। ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है स्टूडेंट वही चीजें करेगा। तो एक स्टूडेंट के लिए मेरी ऐसी राय है कि अपने सराउंडिंग को देखते रहो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी नॉर्मल, और उसको तुम कैसे सॉल्यूशन निकालते हो, ये है R&D का वर्क। थैंक यू सर। तो हमने समझा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हाथ में हाथ मिलाता है किसी भी समस्या के साथ उसका साधन निकालने के लिए। तो अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और हम जानते हैं कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सफर में कि कितने छात्राओं ने क्या कमाल किया। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे विशेषज्ञ शिक्षक भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आप दोनों से कि सर आप अपने किसी छात्र के बारे में बताएं जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ काम किया हो, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अनुभूति से प्रकाशित करें हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल। बड़ी ही अजीब सी आपको बात लगेगी, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने फुट स्टेप बनाया। फुट स्टेप, अब आप सोचिए कि वो क्या होगा फुट स्टेप। उसमें उसने स्प्रिंग लगा दी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के और बैटरी को कर दिया। जितने लोग आते उस फुट स्टेप पे पैर रखते, वो स्प्रिंग दबती, प्रेस होती, और उससे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के हेल्प से बैटरी चार्ज हो जाती। मतलब आप सोचिए कि अगर वो उसने घर के बाहर ये चीज रख दी है, रोज अगर किसी एक मान लीजिए मेरे ही केबिन के बाहर रख दिया गया, HOD से मिलने बहुत लोग आते हैं, और वो पूरे दिन भर में एक कम से कम एक छोटी सी बैटरी, जिसकी की मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन एक टॉर्च के लिए वो इनफ है कि वो चार्ज हो जा रही है। जी तो ये मेरा एक जो बहुत ही मतलब मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ कि उसने कहाँ से सोचा, कैसे किया। और बाकी तो राजेश सर इस फील्ड के काफी माहिर हैं, तो वो बताएंगे। जी जी। जैसा कि सचिन जी ने बताया, वेरी नाइस। इस तरीके के और भी, मतलब देखो, एक प्रॉब्लम एक है बट उसको सॉल्व करने की डायमेंशंस n हो सकती हैं, है ना। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर। जो एरा है, प्रेजेंट एरा इज ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंटर से मल्टी हुआ, मल्टी से अब जो एरा चल रहा है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी एरा चल रहा है। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी एरा ये कहता है कि आप सोशल साइंस के लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अपना नॉलेज लगाकर वो सोशल साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे लास्ट 2 years में वी डिड लॉट विद लॉ गाइस, लॉ के बच्चे, लॉ के टीचर्स के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने एक ऐसा रोबोट
ऐसा असिस्टेंट क्रिएट किया, रोबो, जिसको हम कह रहे हैं विच इज़ असिस्टिंग द एडवोकेट, कि एडवोकेट है, मैं बैठा हूँ, मैं एज ए एडवोकेट डे में कितने केसेस ले सकता हूँ, मैं 10, 12, 15 इतने लोगों से इंडिविजुअल मिलूंगा, उनकी इंडिविजुअल बात सुनूंगा और फिर मैं उसको सजेस्ट करूंगा। तो हमने एक इस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन करने का फ्रेमवर्क क्रिएट किया, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे तो उसको बाद में रियलाइज़ करेंगे, पहले फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ जिसमें कि हमने ये बनाया कि एडवोकेट से किसी इंटरेक्शन से पहले ही बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक बूथ होगा विच इज़ वेरी कंफर्टेबल इन एटमॉस्फेयर, इस तरीके क्रिएट होगा, और विच इज़ लाइक अ हार्डवेयर डिवाइस हैविंग अ कैपेबिलिटी टू लिसन योर वॉइस इन एनी मीन थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इवन वो डिवाइस इज कैपेबल टू डू दी सेंटीमेंट एनालिसिस, कि ऐसा तो नहीं है बंदा सेंटीमेंट वाकई ही उसके वो हैं कि उसके साथ वैसा हुआ है, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड करने के साथ कुछ बातचीत करेगा एज ए ह्यूमन, मतलब इतना उसको कैपेबल हमने क्रिएट करना है कि वो ह्यूमन की तरह बातचीत कर सके, और एनएलपी के थ्रू वो किसी भी लैंग्वेज को उसको पिच को पकड़ सके। ऐसा ना हो कि मैं अगर थोड़ा मेरा इंग्लिश फ्लुएंसी अलग है या हिंदी बोलने का तरीका अलग है तो वो उसको भी अंडरस्टैंड करेगा, और फाइनली पूरा उसका केस रिकॉर्ड करके उसमें कौन कौन सी आईपीसी, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं, वो करने के बाद वो सीधे प्रिंट दे देगा, एडवोकेट के रूम में प्रिंट आ जाएगा। तो अब एडवोकेट क्या कर सकता है, अपना टाइम ऑफ प्रोसेस उसको रिड्यूस कर सकता है। अब उसके पास आ गया कि ये केस है, इसमें इतनी धाराएं लगी हैं, तो एज ए ह्यूमन वो सिर्फ उतने ही देर इंटरेक्ट करेगा, मे बी वो 5 मिनट में उस बंदे की बात समझ जाएगा, और उसमें कोई धाराओं में चेंज करना है, क्योंकि मशीन है, मशीन में तो जो फीड किया होगा आपने, जितना हार्ड कोड प्रोग्राम जितना सॉलिड होगा वो उसी तरीके से काम करेगा। तो सोशल साइंस में इस तरीके की इनोवेशंस को हम कर रहे हैं। इवन वी पीपल आर डूइंग समथिंग विद पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज आपने डीप फेक एक वर्ड सुना होगा अभी जो बहुत लेटेस्ट चल रहा है ना, पॉलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको डिसइंफॉर्मेशन जो हो रही है थ्रू, क्योंकि देयर आर सो मेनी टूल्स जिनसे हम किसी का भी वीडियो को चेंज कर पा रहे हैं, किसी का ऑडियो में चेंज कर दे रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उस तरीके का फ्रेमवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च को एआई की अंडरस्टैंडिंग बने, है ना। तो ये साइकोलॉजी की साइड में भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एनजीओ है स्पीकिंग क्यूब, अंडर सेक्शन 8 कंपनी है वो, उनके साथ स्पीकिंग क्यूब इट्स ऑनलाइन मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। इवन अभी हमने एक मेंटल हेल्थ के लिए ही एम्स ऋषिकेश के साथ, दैट्स पर्सनल विद माय वन डॉक्टर फ्रॉम एम्स ऋषिकेश, उनके लिए भी हमने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप करा है जो कि मेंटल हेल्थ को के लिए, जो युवा हैं, युवा स्पंदन के नाम से, यू कैन चेक, इट इज़ अवेलेबल। और वो हम इस तरीके के, तो हम इस तरीके की रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। बट देखिए मेरा मानना ये है कि जितनी भी मैंने बात की वो कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग इस डोमेन से, या श्रीवास्तव जी ने एरोस्पेस की साइड से, बट ऐसा नहीं है कि डोमेन इतने ही है, बहुत सारे डोमेन है इसके अलावा भी। जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो उसी टाइप की रिसर्च को कोप कर सकता है, उसी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई एआई की तरफ ही काम करे, कोडिंग करे। तो कोडिंग के साथ साथ आपको अगर सोशल साइंस है तो कैसे एआई सोशल साइंस डोमेन को इम्पैक्ट कर रही है, उस तरीके की रिसर्च की तरफ अभी बढ़ावा सरकार भी दे रही है और इंडिविजुअल भी हम कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। तो हमने समझा कि कैसे एक छात्र की रुचि और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का योगदान किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है।